पहला प्रश्न, लिंगायत पंथ के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, लिंगायत पंथ के प्रणेता वीर बसवेश्वरा यानी जिन्हें बासवन्ना के नाम से भी जाना जाता है यही थे। इन्होंने कलचुरी शासन के दौरान अपनी सेवाएं दी थीं। दूसरा, लिंगायत पंथ जन्म के आधार पर कर्म को वरीयता देता है। तीसरा, लिंगायत लोगों में शव को दफनाने की प्रथा है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 अथवा डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी तीनों कथन सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में कर्नाटक के लिंगायत स्वामियों में से एक डॉक्टर शिवमूर्ति मुरुगा शरणरू के खिलाफ 2 नाबालिग लड़कियों के कथित यौन शोषण का मामला दर्ज किया गया है। लिंगायत पंथ के बारे में आपको बताएं तो ये कर्नाटक में शिव की आराधना करने वाले लोगों का एक पंथ है। इसके प्रणेता वीर बासवन्ना थे। इन्हें वीर बासेश्वरा नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने ही 12वीं शताब्दी में इस पंथ की नींव रखी थी। इस पंथ ने समाज में हर स्तर पर समानता, लैंगिक न्याय और महिला अधिकारों की बात की और साथ ही मूर्ति पूजा और धार्मिक कर्मकांडों अथवा आडंबरों का पुरजोर विरोध किया। इन्होंने कल्याणी चालुक्य अथवा कलचुरी चालुक्य शासन के दौरान प्रशासन में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। राजा विज्जल तृतीय के शासन के दौरान इन्होंने कलचुरियों को अपनी सेवाएं दी थीं। इन्होंने शिव केंद्रित भक्ति आंदोलन को कर्नाटक में एक नई दिशा दी थी। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, यह कार्यक्रम पूरे देश में प्रतिवर्ष 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। दूसरा, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 की थीम है फीडिंग द स्मार्ट राइट। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी केवल कथन 1 सत्य है, कथन 2 गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, खाद्य और पोषण बोर्ड द्वारा शुरू किया गया वार्षिक पोषण कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम पूरे देश में प्रतिवर्ष 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य बेहतर स्वास्थ्य के लिए पोषण के महत्व पर जागरूकता बढ़ाना है। इससे विकास, उत्पादकता, आर्थिक विकास और समग्र राष्ट्रीय विकास पर असर पड़ता है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह हर साल एक विशेष थीम के तहत मनाया जाता है। पिछले वर्ष के पोषण सप्ताह का विषय यानी थीम फीडिंग द स्मार्ट राइट था, जबकि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 का विषय है सेलिब्रेट अ वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। सर्वाइकल कैंसर के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है यानी आपको गलत कथन चुनना है? आपके ऑप्शंस हैं ए, इसमें गर्भाशय ग्रीवा यानी प्रवेश द्वार के स्तर में कोशिकाएं असामान्य रूप से विकसित होने लगती हैं। बी, इसे आम बोलचाल की भाषा में बच्चेदानी का कैंसर भी कहा जाता है। सी, ये केवल महिलाओं को हो सकता है अथवा डी, सर्वाइकल कैंसर के लगभग मामले ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी सी में दिया गया कथन गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सर्वाइकल कैंसर के इलाज के लिए वैज्ञानिक रूप से बनाई गई भारत की पहली HPV वैक्सीन का काम पूरा होने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि टीके से संबंधित अनुसंधान और विकास काम पूरा हो चुका है और अब उन्हें लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। बता दें कि गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर यानी सर्वाइकल कैंसर तब होता है जब गर्भाशय ग्रीवा यानी प्रवेश द्वार के स्तर में कोशिकाएं असामान्य रूप से विकसित होने लगती हैं। यह निचले गर्भाशय की गर्दन या संकीर्ण हिस्सा होता है। इसे आम बोलचाल की भाषा में बच्चेदानी का कैंसर भी कहा जाता है। वैसे तो आमतौर पर सर्वाइकल कैंसर केवल महिलाओं को होता है, लेकिन यह पुरुषों को भी हो सकता है। ये बीमारी होने पर जननांग में संक्रमण हो जाता है। अगर समय पर उसकी पहचान हो गई तो उसका इलाज किया जा सकता है, लेकिन देर होने पर या संक्रमण फैलने पर इससे मौत हो सकती है। सर्वाइकल कैंसर के लगभग सभी मामले ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी HPV की वजह से होते हैं। ये एक आम वायरस है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संभोग के दौरान फैल सकता है। सर्वाइकल कैंसर के मामलों में दुनिया भर में भारत का 5वां स्थान है। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में मृत्यु दर, रुग्णता
और सामाजिक आर्थिक बोझ पर एक अध्ययन किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR, बी स्माइल फाउंडेशन, सी गैर सरकारी संगठन गूंज अथवा डी केयर इंडिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी ये अध्ययन ICMR द्वारा किया गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR जैव चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में शीर्ष भारतीय निकाय है। ये दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े चिकित्सा अनुसंधान निकायों में से एक है। ICMR को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। हाल ही में इस संस्था ने देश में मृत्यु दर, रुग्णता और सामाजिक आर्थिक बोझ पर एक अध्ययन किया है। इस अध्ययन के मुताबिक भारत में हर साल 45,000 से अधिक लोगों की मौत सांपों की वजह से होती है, जबकि केवल 30% पीड़ित ही चिकित्सा के लिए अस्पताल पहुंच पाते हैं। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, यानी आपको गलत कथन चुनना है। आपके ऑप्शंस हैं ए इसका गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए किया गया था, बी यह प्राधिकरण लोक अदालतों के आयोजन का भी काम देखता है, सी प्राधिकरण का मुख्य संरक्षक भारत का राष्ट्रपति होता है, अथवा डी यह प्राधिकरण राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के लिए दिशा निर्देश भी जारी करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी सी में दिया गया कथन गलत है। नजर डालते हैं व्याख्या पर। हाल ही में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का गठन नागरिकों के त्वरित और कम खर्च पर न्याय देने के उद्देश्य से किया गया है, यानी जल्दी और कम से कम खर्चे में लोगों को न्याय मिल पाए, यही इसका उद्देश्य है। भारत के मुख्य न्यायाधीश इसका अध्यक्ष, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे वरिष्ठ न्यायाधीश इस प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं। यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश न कि भारत का राष्ट्रपति इसका मुख्य संरक्षक होता है। गौरतलब है कि नालसा लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता सुनिश्चित करने के साथ साथ तमाम कानूनी राज्य सेवा प्राधिकरणों और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों के मध्य समन्वय स्थापित करता है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड से संबंधित हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचे में शामिल नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं ए उत्तर कोरिया, बी भारत, सी ब्रुनेई दारुसलाम अथवा डी इंडोनेशिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी उत्तर कोरिया हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचे में शामिल नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत अमेरिकी अगुवाई वाले हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचे यानी संक्षेप में अंग्रेजी में कहें तो IPEF का एक सदस्य है। IPEF में अन्य 12 देश भी शामिल हुए हैं। IPEF की संकल्पना अमेरिका ने पेश की थी। इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों के बीच आपसी आर्थिक सहयोग को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी ताकि क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे से भू रणनीतिक मुकाबले के लिए सभी देश सशक्त हो सकें। भारत के अलावा IPEF से जुड़ने वाले देशों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई दारुसलाम, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम आदि शामिल हैं। दरअसल वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इस हिंद प्रशांत आर्थिक संरचना की पहली मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए 5 सितंबर को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस का दौरा करने वाले हैं, इसीलिए इस प्रश्न को शामिल किया गया है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। विश्व शूटिंग चैंपियनशिप 2022 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, विश्व शूटिंग चैंपियनशिप 12 से 25 अक्टूबर 2022 तक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में संपन्न कराई जाएगी। दूसरा, इसका संचालन इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन यानी ISSF द्वारा किया जाएगा। ऑप्शंस हैं ए केवल एक यानी ओनली 1, बी केवल 2 ओनली 2, सी 1 और 2 दोनों बोथ 1 and 2 अथवा डी इनमें से कोई नहीं नाइदर 1 नॉर 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी केवल कथन 2 सत्य है, कथन 1 गलत है। व्याख्या देख लेते हैं।
भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ ने मिस्र में आगामी निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप के लिए 48 सदस्यों की भारतीय राइफल और पिस्टल टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ यानी NRAI को भारत में शूटिंग खेल के विकास और आत्मरक्षा के लिए नागरिकों को प्रशिक्षण देने के लिए गठित किया गया था। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय, राज्य, जिला और क्लब स्तर पर नियमित तौर पर टूर्नामेंट आयोजित होते हैं। बता दें कि विश्व चैंपियनशिप 12 से 25 अक्टूबर 2022 तक काहिरा में होगी, न कि मेलबर्न में, और इसका संचालन इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन द्वारा किया जाएगा। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक विशेष मातृत्व अवकाश की घोषणा की है। ये अवकाश कितने दिन के लिए दिया जाएगा? विकल्प हैं A 30 दिन, B 40 दिन, C 50 दिन अथवा D 60 दिन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D। ऐसे प्रश्न ज़्यादातर PCS में पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए जानबूझ करके ऐसे प्रश्नों को शामिल किया जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बीते 2 सितंबर को केंद्र सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सभी महिला कर्मचारियों को 60 दिन का विशेष अवकाश देने की घोषणा की। यह अवकाश शिशु के जन्म के तुरंत बाद या प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाने के मामलों में दिया जाएगा। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने बताया कि शिशु के जन्म से पहले ही या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु की मानसिक पीड़ा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। सरकार के मुताबिक ऐसे मामलों में माता के जीवन पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि शिशु के जन्म होने के तुरंत बाद या 28 दिन के भीतर मृत्यु हो जाती है तो माता विशेष मातृत्व अवकाश की पात्र होगी। यदि 28 सप्ताह या उसके बाद शिशु की गर्भ में मृत्यु हो जाती है तो भी माता को यह विशेष अवकाश मिलेगा। मंत्रालय के आदेश में यह भी बताया गया है कि विशेष मातृत्व अवकाश केवल केंद्र सरकार की उन्हीं महिला कर्मचारियों को मिलेगा जिनके 2 से कम जीवित बच्चे हैं और प्रसव किसी अधिकृत अस्पताल में हुआ हो। राष्ट्रीय खेलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, अंतिम राष्ट्रीय खेल 2019 में गोवा में आयोजित किए गए थे। दूसरा, 36वें राष्ट्रीय खेल में 2 नए खेल मलखंब और योगासन शामिल किए गए हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, या फिर D न तो 1 न ही 2। इसका उत्तर है B। व्याख्या देखते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल, जिसकी थीम खेल से एकता का उत्सव सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स है, 7 साल के अंतराल के बाद आयोजित किया जा रहा है और यह 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक चलेगा। गुजरात के 6 शहरों अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर मेजबान की भूमिका में होंगे और नई दिल्ली ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धा की मेजबानी करेगा। मलखंब और योगासन जैसे स्वदेशी खेल भी पहली बार राष्ट्रीय खेलों में शामिल किए गए हैं। इससे पहले 2015 में केरल में राष्ट्रीय खेल आयोजित किए गए थे। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। V.O. चिदम्बरम पिल्लई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, उन्होंने 1905 के बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन को मद्रास में सफल बनाने में भूमिका निभाई थी। दूसरा, उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तीसरा, उन्होंने स्वदेशी संगम नामक संगठन को भी स्थापित किया था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? A केवल 1 और 2, B 2 और 3, C 1 और 3, या फिर D 1, 2 और 3। इसका उत्तर है D। व्याख्या देखते हैं। आज स्वतंत्रता सेनानी V.O. चिदम्बरम पिल्लई की जयंती है। उनका जन्म 5 सितंबर 1872 को तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में हुआ था। उन्होंने तूतीकोरिन से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की थी। उन्होंने कानून की पढ़ाई की थी और लाल बाल पाल के स्वदेशी आंदोलन को मद्रास में फैलाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। वो रामकृष्ण मिशन से भी संबद्ध हुए थे। उन्होंने स्वदेशी प्रचार सभा का भी गठन किया था। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के दौरान चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास में मजदूर वर्ग के हितों के लिए वैसे ही तत्परता से काम किया था जैसे गांधी जी ने बिहार में किया था। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। किस उत्तर पूर्वी राज्य के अनानास के लिए दुबई यानी संयुक्त अरब अमीरात में एक इन स्टोर एक्सपोर्ट प्रमोशन शो आयोजित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं A नागालैंड, B सिक्किम, C त्रिपुरा, या फिर D मणिपुर। इसका उत्तर है D। व्याख्या देखते हैं।
मणिपुर सरकार के मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी, जिसे शॉर्टकट में मोमा कहते हैं, उसके सहयोग से दुबई के सबसे बड़े सुपरमार्केट यानी लुलु हाइपर मार्केट में मणिपुर के जैविक प्रमाणित फाइबर से भरपूर केव किस्म के अनानास का इन स्टोर प्रमोशन शो आयोजित किया गया। यह आयोजन स्थानीय स्तर पर उत्पादित कृषि उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़ावा देने की सरकारी रणनीति का हिस्सा है। मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी मोमा ने सीधे मणिपुर के किसानों से ही अनानास यानी पाइनएप्पल की जैविक प्रमाणित केव किस्म को प्राप्त करने का समर्थन किया है। मणिपुरी अनानास, जिसे एपिडा के सहयोग से प्रदर्शित किया जाता है, पूर्वोत्तर क्षेत्र का फाइबर से भरपूर मीठा फल है। प्रदर्शित अनानास इम्फाल पूर्वी जिले, मणिपुर की थायोंग ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड से खरीदे जाते हैं। भारतीय अनानास के शीर्ष 10 आयातक देश यूएई, नेपाल, कतर, मालदीव, अमेरिका, भूटान, बेल्जियम, ईरान, बहरीन और ओमान हैं। एपिडा के सहयोग से पिछले कुछ वर्षों में असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और मेघालय जैसे पूर्वोत्तर राज्यों से कृषि उपज के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। यहाँ आपको बता दें कि एपिडा की संरचना और उसके प्रकार के बारे में पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि इससे संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। दुर्लभ लिजियोनेयर बीमारी हाल ही में किस देश के संबंध में सुर्खियों में है? आपके ऑप्शंस हैं ए जर्मनी, बी ब्राजील, सी अर्जेंटीना या फिर डी न्यूजीलैंड। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। अर्जेंटीना के स्वास्थ्य अधिकारियों ने हाल ही में देश में निमोनिया से होने वाली 4 मौतों को लिजियोनेरिस रोग से जोड़ा है। ब्यूनस आयर्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर पश्चिम प्रांत के एक क्लिनिक में 4 लोगों की मौत लिजियोनेरिस रोग से हुई है, जो फेफड़ों की एक अपेक्षाकृत दुर्लभ जीवाणु बीमारी है। स्वास्थ्य मंत्री कार्ला विजोटी ने कहा है कि लिजियोनेरिस की पहचान निमोनिया के अंतर्निहित कारण के रूप में की गई है और इसके लक्षण में तेज बुखार, शरीर में दर्द और सांस लेने में तकलीफ है। अब बात करते हैं 5वें सवाल की। किस देश में स्वामी विवेकानंद की पहली प्रतिमा का अनावरण किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए इजराइल, बी ब्रिटेन, सी मैक्सिको या फिर डी मॉरिशस। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हाल ही में मैक्सिको में स्वामी विवेकानंद की एक प्रतिमा का अनावरण किया है और लोकसभा अध्यक्ष ने स्वयं कहा है कि यह लैटिन अमेरिका में स्वामी विवेकानंद की पहली प्रतिमा है। बिरला ने लैटिन अमेरिका के सबसे पुराने कृषि विश्वविद्यालय चैपिंगो विश्वविद्यालय का भी दौरा किया है और मैक्सिको के चैपिंगो विश्वविद्यालय में स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर पांडुरंग खान खोजे की एक आवक्ष प्रतिमा का भी अनावरण किया है। नुआखाई पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? आपके विकल्प हैं ए नागालैंड, बी ओडिशा, सी तमिलनाडु अथवा डी हरियाणा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी ये ओडिशा में मनाया जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। ओडिशा में आज नुआखाई पर्व मनाया जा रहा है। ये उत्सव खासतौर पर पश्चिमी ओडिशा में मनाया जाता है। खेतों में नई फसल के स्वागत में किसानों का ये पारंपरिक त्यौहार है। आज लोग नए धान के चावल को पकाकर तरह तरह के पारंपरिक व्यंजन के साथ ये पर्व मनाते हैं। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में मृत्यु दर, रुग्णता और सामाजिक आर्थिक बोझ पर एक अध्ययन किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR, बी स्माइल फाउंडेशन, सी गैर सरकारी संगठन गूंज अथवा डी केयर इंडिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी ये अध्ययन ICMR द्वारा किया गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR जैव चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में शीर्ष भारतीय निकाय है। ये दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े चिकित्सा अनुसंधान निकायों में से एक है। ICMR को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। हाल ही में इस संस्था ने देश में मृत्यु दर, रुग्णता और सामाजिक आर्थिक बोझ पर एक अध्ययन किया है। इस अध्ययन के मुताबिक भारत में हर साल 45,000 से अधिक लोगों की मौत सांपों की वजह से होती है, जबकि केवल 30% पीड़ित ही चिकित्सा के लिए अस्पताल पहुंच पाते हैं।
कुर्की की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, कुर्की की प्रक्रिया सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 60 के तहत पूरी की जाती है। दूसरा, इस धारा के तहत प्रक्रिया तब शुरू होती है जब कर्जदाता लोन नहीं चुका पाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी दोनों कथन सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जब किसी व्यक्ति अथवा संस्था को लोन की जरूरत होती है तो उस लोन के बदले उसे अपनी कोई संपत्ति या जमीन गिरवी रखनी पड़ती है। इसका उद्देश्य ये होता है कि अगर वो व्यक्ति अथवा संस्था लोन को वापस चुकाने में फेल हो जाती है तो उसकी जमीन या संपत्ति को बेच करके लोन की रकम की वसूली की जा सके। कुर्की का जिक्र सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 60 में की गई है और इसी के तहत इसकी प्रक्रिया पूरी की जाती है। प्रक्रिया तब शुरू होती है जब किसान लोन नहीं चुका पाता है और साहूकार कुर्की का ऑर्डर लेने के लिए अदालत का रुख करता है। पंजाब के किसान बलविंदर सिंह ने कुर्की के कारण खुदकुशी कर ली, जिसकी वजह से यह मामला अभी हाल ही में काफी चर्चा में है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं ए सुरेश रैना, बी रविचंद्रन अश्विन, सी चेतेश्वर पुजारा और डी उमेश यादव। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी सुरेश रैना इस प्रश्न का सही जवाब है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सुरेश रैना ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। सुरेश रैना ने बताया कि देश और उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करना उनके लिए बहुत सम्मान की बात रही है। उन्होंने पूर्ण सहयोग के लिए बीसीसीआई और प्रशंसकों का भी आभार व्यक्त किया। सुरेश रैना ने 13 वर्ष के क्रिकेट जीवन में भारत के लिए 18 टेस्ट मैच, 226 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच और 78 टी20 मैच खेले। उन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट में 5,615 और टी20 मैचों में 1,604 रन बनाए। वे 2011 में विश्व कप विजेता भारतीय टीम में भी शामिल थे। रैना आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के प्रमुख स्तंभ रहे। आईपीएल में उन्होंने 205 मैच खेले और 5,528 रन बनाए। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा फेलोशिप कार्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हाल ही में शुरू किया गया है? पहला, सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले फेलोशिप। दूसरा, डॉक्टर राधाकृष्णन पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप। तीसरा, टीटी साहा फेलोशिप। चौथा, सेवारत अध्यापक शोध अनुदान। और पांचवा, डॉक्टर डीएस कोठारी शोध अनुदान। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, 2, 3 और 4, बी केवल 1, 2, 4 और 5, सी केवल 2, 3, 4 और 5, अथवा ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 और 5। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी टीटी साहा फेलोशिप इसमें शामिल नहीं है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने नई शोध फेलोशिप और अनुदान योजनाओं की शुरुआत की है। इनमें इकलौती कन्या के लिए सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले फेलोशिप, डॉक्टर राधाकृष्णन पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप, सेवानिवृत्त अध्यापक फेलोशिप, सेवारत अध्यापक शोध अनुदान और नए अध्यापकों के लिए डॉक्टर डीएस कोठारी शोध अनुदान शामिल हैं। यूजीसी ने इन सभी योजनाओं की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया था और शोध और फेलोशिप योजनाओं पर अधिक ध्यान दिया गया। इसी क्रम में अभी इन 5 योजनाओं की शुरुआत की गई है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा इग्नाइटेड माइंड्स नामक कार्यक्रम चलाया जा रहा है? ऑप्शंस है ए नीति आयोग, बी इसरो, सी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा डी भारतीय सेना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी इसे भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लद्दाख में सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने विद्यार्थियों को चिकित्सा और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए इग्नाइटेड माइंड्स नामक कार्यक्रम शुरू किया है। पिछले साल लेह में इस योजना की सफलतापूर्वक शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य लद्दाख के युवाओं को समग्र शैक्षणिक प्रशिक्षण मुहैया कराना है। खासकर कारगिल में रहने वाली लड़कियों को पूर्णकालिक आवासीय प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राष्ट्रीय एकता और शैक्षणिक विकास संगठन, जो कि एक एनजीओ है, इसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस संयुक्त अभियान के अंतर्गत कारगिल की लड़कियों को संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी जेईई और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट के लिए पूर्ण और निःशुल्क आवासीय कोचिंग मुहैया कराई जाएगी। कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि अभ्यर्थी लद्दाख का मूल निवासी हो, उसे 12वीं कक्षा में 70% अंक मिला हो या इस वर्ष परीक्षा की तैयारी कर रहा हो। साथ ही उसकी वार्षिक पारिवारिक आय 3.5 लाख रुपए से
अधिक नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। आर्टेमिस 1 मिशन के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यानी आपको गलत कथन चुनना है। विकल्प हैं ए, हाल ही में हाइड्रोजन रिसाव के कारण नासा के इस मिशन की उड़ान दूसरी बार स्थगित कर दी गई, यानी रोक दी गई। बी, इस मिशन के जरिए नासा शुक्र के चारों ओर यात्रा के लिए बिना क्रू का एक रॉकेट भेजने वाला था। सी, इसका उद्देश्य चंद्रमा पर भी मानव बस्तियां बसाने के संभावनाओं की तलाश करना है। अथवा ऑप्शन डी, आर्टेमिस 1 मिशन महिलाओं के शरीर पर विकिरण के प्रभावों का अध्ययन भी करेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी बी में दिया गया कथन गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन की उड़ान दूसरी बार स्थगित कर दी गई। हाइड्रोजन रिसाव के कारण नासा को यह निर्णय लेना पड़ा। आर्टेमिस 1 नामक ये चंद्र रॉकेट खामियां दूर होने के बाद अब मध्य अक्टूबर तक ही प्रक्षेपित किया जा सकेगा। बता दें कि इस मिशन के जरिए नासा 1 महीने के लिए चंद्रमा के चारों ओर यात्रा के लिए बिना क्रू का एक रॉकेट भेजने वाला था। इसका उद्देश्य चंद्रमा पर मानव बस्तियां बसाने के अलावा अंतरिक्ष अन्वेषण यानी खोज में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। आर्टेमिस 1 के इंजीनियरों में 30% महिलाएं हैं। इसके अलावा आर्टेमिस 1 मिशन महिलाओं के शरीर पर विकिरण के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किए गए 2 पुतलों को ले जाएगा, ताकि नासा ये सीख सके कि महिला अंतरिक्ष यात्रियों की बेहतर सुरक्षा कैसे की जाए। भारत मंगोलिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारत मंगोलिया के बीच अभी सामरिक साझेदारी यानी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं है। दूसरा, मंगोलिया भारत के एक्सटेंडेड नेबरहुड का हिस्सा है। तीसरा, मंगोलिया के साथ भारत में सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हो रखा है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 2 और 3, सी, केवल 1 और 3, या फिर डी, 1, 2 और 3। इसका उत्तर है बी। व्याख्या देखते हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 5 से 7 सितंबर 2022 तक मंगोलिया की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर हैं। भारतीय रक्षा मंत्री की रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पूर्वी एशियाई देश की यह अब तक की प्रथम यात्रा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मंगोलिया में एक खास तोहफा भी मिला है। रक्षा मंत्री ने ट्वीट करके बताया है कि उन्हें गिफ्ट में एक मंगोलियाई घोड़ा मिला है, जिसे उन्होंने तेजस नाम दिया है। भारतीय रक्षा मंत्री ने मंगोलिया के राष्ट्रपति, संसद स्पीकर और रक्षा मंत्री से मुलाकात की है और भारत मंगोलिया सामरिक साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया है। दोनों के बीच में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी है। पूर्वी एशियाई देशों के साथ सामरिक साझेदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह यात्रा की गई। भारत के रक्षा मंत्री ने मंगोलिया के रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल सैखान बयार के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है। गौरतलब है कि भारत का मंगोलिया के साथ सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट है, जिसके तहत भारत मंगोलिया से यूरेनियम प्राप्त करता है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। खाड़ी सहयोग परिषद यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का मुख्यालय कहां पर स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए, अबू धाबी, बी, जेद्दा, सी, मनामा, या फिर डी, रियाद। इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं। खाड़ी देशों और नेटफ्लिक्स के बीच एक बड़ा विवाद सामने आया है, जिसके चलते गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल चर्चा में आ गया है और खाड़ी देशों के सबसे महत्वपूर्ण संगठन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने नेटफ्लिक्स को चेतावनी दी है कि वह इस्लामिक वैल्यू और उसके खिलाफ चलाए जा रहे और दिखाए जा रहे कंटेंट को हटा ले, नहीं तो उसे खाड़ी देशों में बैन कर दिया जाएगा। दरअसल गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि नेटफ्लिक्स कई ऐसे प्रोग्राम दिखा रहा है जिसमें वह इस्लामिक लोगों को गे और लेस्बियन के रूप में प्रदर्शित कर रहा है, और अगर उसने ऐसा करना जारी रखा तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा और उस पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, ये सभी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के सदस्य हैं। इन सभी ने कठोर स्वर में नेटफ्लिक्स की निंदा की है। खाड़ी सहयोग परिषद का गठन वर्ष 1981 में सऊदी अरब के नेतृत्व में हुआ था और इसका मुख्यालय रियाद में स्थित है। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। भारत ने किस देश के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को संपन्न करने के लिए वार्ता हाल ही में शुरू करने का निर्णय किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए, ब्राजील, बी, बांग्लादेश, सी, अर्जेंटीना, या फिर डी, सऊदी अरब। इसका उत्तर है बी। व्याख्या देखते हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की इस बार की भारत यात्रा कई मायनों में महत्वपूर्ण है।
शेख हसीना की इस यात्रा के दौरान जिन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारत के साथ समझौते किए गए हैं वो इस बात का सूचक है कि बांग्लादेश भी भारत के साथ अपने संबंधों को नई ऊर्जा देने की मंशा रखता है। वस्तुतः भारत और बांग्लादेश के संबंध न केवल दोनों देशों के आपसी हितों के लिए जरूरी हैं, बल्कि समूचे दक्षिण एशिया और बंगाल की खाड़ी की स्थिरता, सुरक्षा और विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण समझौते सामने आए हैं। इसमें सबसे अहम दोनों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के लिए बातचीत करना है। दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को एक नई दिशा देने के लिए यह तय किया है कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते को जल्द से जल्द मूर्त रूप प्रदान किया जाए। यह निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दो देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के पहले कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट ही वह समझौता होता है जो व्यापारिक बाधाओं को दूर कर ट्रेड के मामलों में विश्वास को बढ़ाता है। दरअसल चीन बांग्लादेश के साथ मुक्त व्यापार समझौता कर बांग्लादेशी बाजारों में मजबूत पहुंच बनाना चाहता है, जो भारत के आर्थिक हितों के लिहाज से चुनौतीपूर्ण है, और इसीलिए भारत और बांग्लादेश ने अब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट करने का निर्णय किया है। और इसके साथ ही दोनों देशों ने कुशियारा नदी के जल को लेकर के चर्चा करी है। साथ ही तीस्ता और फेनी नदियों पर जो विवाद बना हुआ है उसके समाधान पर भी चर्चा की है। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। भारतीय गिद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारत में गिद्धों की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। दूसरा, भारत में इजिप्टियन गिद्ध केवल पूर्वोत्तर भारत में पाया जाता है। और तीसरा, इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे सितंबर माह के पहले शनिवार को मनाया जाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, या फिर डी 1, 2 और 3। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे सितंबर माह के पहले शनिवार को मनाया जाता है। हाल ही में यह दिवस विश्व भर में मनाया गया था। भारत में गिद्धों की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से 3 विलुप्त मानी गई हैं और कुछ अन्य अति संकटापन्न यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, जिन्हें यह दर्जा IUCN ने दिया है। भारत में इजिप्टियन गिद्ध दक्षिण भारत के मोयार वैली, साइलेंट वैली सहित दिल्ली तक में देखा गया है। अब बात करते हैं आज के 5वें और अंतिम सवाल की। संजय वर्मा को निम्नलिखित में से किस देश का भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए जर्मनी, बी कनाडा, सी हांगकांग, या फिर डी इटली। इसका उत्तर है बी। व्याख्या देखते हैं। विदेश मंत्रालय के अनुभवी डिप्लोमेट संजय कुमार वर्मा को कनाडा में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। इस बात की पुष्टि हाल ही में भारत के विदेश मंत्रालय ने की है। संजय वर्मा हांगकांग, चीन, वियतनाम और टर्की स्थित भारतीय मिशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उन्होंने इटली के मिलान में भारत के महावाणिज्य दूत की भूमिका भी निभाई है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा है कि भारतीय विदेश सेवा के वर्ष 1988 बैच के अधिकारी और मौजूदा समय में जापान में भारत के राजदूत वर्मा जल्द ही नया पदभार ग्रहण करेंगे। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध त्योहार ओणम निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? विकल्प हैं ए चिंगम, बी कन्नी, सी मकरम, अथवा डी इडवम। ये सभी मलयाली कैलेंडर के महीने हैं। आपको इसमें से सही विकल्प चुनना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी ये चिंगम महीने में मनाया जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। ओणम का 10 दिवसीय त्यौहार केरल में 30 अगस्त से 8 सितंबर तक मनाया गया, यानी आज इसका अंतिम दिन था। ओणम खासकर मलयाली लोगों द्वारा मनाया जाने वाला एक फसल उत्सव है। ये मलयालम कैलेंडर के चिंगम महीने में मनाया जाता है, जो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर में अगस्त सितंबर के बीच पड़ता है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, दुनिया भर में हर साल 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं। दूसरा, साल 2022 की थीम ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी दोनों कथन सत्य हैं। नजर डालते हैं इसकी व्याख्या पर। दुनिया भर में हर साल 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं। पहली बार साक्षरता दिवस 1966 में मनाया गया था।
तब से इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई। हर साल साक्षरता दिवस की एक निर्धारित थीम होती है। साल 2022 के लिए इसकी थीम ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। भूपेन हजारिका के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, वे असमिया भाषा के गीतकार, संगीतकार, गायक, फिल्म निर्माता और लेखक थे। दूसरा, तमाम विवादों के कारण इन्हें भारत रत्न नहीं दिया जा सका। विकल्प हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी केवल कथन एक सत्य है, कथन दो गलत है। कैसे गलत है, इसके लिए देखते हैं व्याख्या को। प्रसिद्ध गायक, गीत और संगीतकार भूपेन हजारिका का जन्म 8 सितंबर 1926 को हुआ था। वे बहुमुखी प्रतिभा के गीतकार, संगीतकार और गायक थे। इसके अलावा वे असमिया भाषा के कवि, फिल्म निर्माता, लेखक और असम की संस्कृति और संगीत के अच्छे और जाने माने जानकार भी रहे थे। वे भारत के ऐसे विलक्षण कलाकार थे जो अपने गीत खुद लिखते थे, खुद ही संगीतबद्ध करते थे और खुद ही गाते भी थे। उन्हें दक्षिण एशिया के श्रेष्ठतम जीवित सांस्कृतिक दूतों में से एक माना जाता है। उन्होंने कविता लेखन, पत्रकारिता, गायन, फिल्म निर्माण आदि अनेक क्षेत्रों में काम किया। भारत रत्न से सम्मानित इस विभूति का 5 नवंबर 2011 को निधन हो गया। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी आपको गलत कथन चुनना है। विकल्प हैं ए, पूर्वी आर्थिक मंच यानी ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की स्थापना साल 2015 में रूस द्वारा किया गया था। बी, इस मंच को रूस के सुदूर पूर्व में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बनाया गया था। सी, इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए भारत ने साल 2019 में अपनी एक्ट फॉर ईस्ट नीति की घोषणा की थी। अथवा ऑप्शन डी, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने मॉस्को में आयोजित 7वें पूर्वी आर्थिक मंच के पूर्ण सत्र को संबोधित किया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी डी में दिया गया कथन गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। बीते 9 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम यानी पूर्वी आर्थिक मंच को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। व्लादिवोस्तोक में न कि मॉस्को में आयोजित 7वें पूर्वी आर्थिक मंच के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत आर्कटिक क्षेत्रों में रूस के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करने का इच्छुक है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि साल 2019 में भारत ने अपनी एक्ट फॉर ईस्ट नीति की घोषणा की थी। इस नीति की घोषणा के बाद रूस के सुदूर पूर्व के साथ भारत का सहयोग विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ा है। बता दें कि पूर्वी आर्थिक मंच की शुरुआत साल 2015 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की पहल पर किया गया था। इस मंच को रूस के सुदूर पूर्व में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बनाया गया था। इस फोरम का लक्ष्य रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों की बहुलता के मद्देनजर आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और एशिया प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का विस्तार करना है। इसका आयोजन हर साल रूस के व्लादिवोस्तोक शहर में किया जाता है। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर यानी 5वें प्रश्न की ओर। हाल ही में निम्नलिखित में किस भारतीय राजनीतिज्ञ ने रमन मैग्सेसे पुरस्कार लेने से मना कर दिया? विकल्प हैं ए अमित जोगी, बी के शैलजा, सी तेजस्वी यादव अथवा डी जितिन प्रसाद। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी के शैलजा ने इस पुरस्कार को लेने से मना कर दिया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को रमन मैग्सेसे अवार्ड के लिए नामित किया गया था, लेकिन शैलजा ने अपनी राजनीतिक पार्टी की सर्वसम्मति से इस पुरस्कार को लेने से मना कर दिया। बता दें कि इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। इसे साल 1957 में शुरू किया गया था। पुरस्कार की स्थापना के पीछे फिलीपींस सरकार के साथ साथ रॉकफेलर सोसाइटी का भी योगदान है। ये पुरस्कार ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ विशेष योगदान दिया हो और दूसरों की उदारतापूर्वक मदद की हो। साल 2008 तक ये पुरस्कार केवल 6 श्रेणियों सरकारी कामकाज में योगदान, समाज सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य, कला, शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के क्षेत्र में काम करने वालों को दिया जाता था। बाद में इसमें एक और श्रेणी उभरते नेता की श्रेणी जोड़ी गई। किस देश की सरकार द्वारा भारत के एडमिरल सुनील लांबा को सराहनीय सेवा पदक प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए नेपाल, बी बांग्लादेश,
सी सिंगापुर या फिर डी फिजी। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। सिंगापुर गणराज्य की राष्ट्रपति महामहिम मैडम हलीमा याकूब ने भारतीय नौसेना के पूर्व चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रिटायर्ड एडमिरल सुनील लांबा को प्रतिष्ठित पिंगट जसा जेमिलंग मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया है। सिंगापुर के रक्षा मंत्री डॉक्टर एनजी इंग हेन ने 8 सितंबर 2022 को सिंगापुर रक्षा मंत्रालय में आयोजित एक भव्य अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति की ओर से एडमिरल सुनील लांबा को यह पुरस्कार प्रदान किया। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किस संस्था के साथ कृषि में पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजनाओं को आकर्षित करने के लिए संयुक्त पहल का शुभारंभ किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए नाबार्ड, बी एसोचैम, सी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री या फिर डी फिक्की। इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और फिक्की ने कृषि में पीपीपी परियोजनाओं को आकर्षित करने के लिए संयुक्त पहल का शुभारंभ किया है। सार्वजनिक निजी भागीदारी पर परियोजना प्रबंधन इकाई के शुभारंभ से दूसरे क्षेत्रों को भी मजबूत बनाने में सहायता मिलेगी। पीपीपी मॉडल कृषि क्षेत्र में विकास के लिए आदर्श मॉडल हो सकता है और पीपीपी परियोजनाओं से आय बढ़ाकर किसानों को लाभान्वित करने पर जोर दिया जाना चाहिए। इस अवसर पर कृषि मंत्रालय ने बताया कि केंद्र सरकार 1 लाख करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, 10,000 कृषक उत्पाद संगठनों यानी एफपीओ और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी विभिन्न योजना के माध्यम से कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। सरकार कृषक संगठन बनाने, उन्हें सशक्त बनाने, नई तकनीक उपलब्ध कराने, लाभकारी फसलों को बढ़ावा देने और वैश्विक मानकों के अनुरूप उपज की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। कोयला मंत्रालय ने खनिज रियायत नियम के 68 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से निकाल दिया है। ये नियम किस वर्ष बनाए गए थे? आपके ऑप्शंस हैं ए 1956, बी 1960, सी 1969 या फिर डी 1973। इसका उत्तर है बी। व्याख्या देखते हैं। भारत सरकार के कोयला मंत्रालय ने खनिज रियायत नियम 1960 के 68 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से निकाल दिया है। खनिज रियायत नियम यानी एमसीआर खनिज रियायतों के आवेदनों और उन्हें प्रदान की जाने वाली प्रक्रिया को नियमबद्ध करता है, जैसे सर्वेक्षण करने का परमिट, संभावित लाइसेंस और खनन पट्टे। ये रियायतें खानों के संचालन यानी माइंस के जो ऑपरेशंस हैं और उनके विकास के लिए प्राथमिक जरूरतें हैं। सरकार की व्यापार सुगमता नीति यानी ईज ऑफ डूइंग जो बिजनेस है उसको प्रोत्साहन और बढ़ावा देने के लिए एमसीआर में संशोधन करके 68 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है और इसके अलावा एमसीआर के 10 प्रावधानों में जुर्माना कम किया गया है। अब बात करते हैं आज के चौथे सवाल की। ऑपरेशन ऑक्टोपस जो सुर्खियों में है किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए सीआईएसएफ से, बी आईटीबीपी से, सी सीआरपीएफ से या फिर डी एसएसबी से। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ ने 3 दिवसीय विशेष नक्सल विरोधी अभियान ऑक्टोपस चलाया, जिसमें भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए। झारखंड के लातेहार के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में सीआरपीएफ और पुलिस ने नक्सल विरोधी अभियान चलाया। इस दौरान विभिन्न प्रकार की 106 लैंड माइंस, 360 से ज्यादा कारतूस, कोडेक्स वायर, अमोनियम नाइट्रेट, बम और विभिन्न प्रकार के विस्फोटक बरामद किए गए। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि बूढ़ा पहाड़ घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और यहां माओवादियों और नक्सलियों ने कदम कदम पर लैंड माइंस बिछाए हुए हैं, जिससे विस्फोट से अक्सर पूरा इलाका थर्रा जाता है। इस इलाके में माओवादियों और नक्सलियों ने पुलिस और लोगों को काफी नुकसान पहुंचाया है। सुरक्षा बलों ने बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र की चारों ओर से घेराबंदी भी की है। लगे हाथ आपको बता दें कि वर्तमान समय में भारत के गृह मंत्रालय के अनुसार 10 राज्यों के 46 जिलों में अभी वामपंथी उग्रवाद यानी नक्सलवाद और माओवादी हिंसा है। अब बात करते हैं आज के 5वें और अंतिम सवाल की। आई टू हैड अ ड्रीम निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है यानी ऑटोबायोग्राफी है? ए मदर टेरेसा, बी कोफी अन्नान, सी वर्गीस कुरियन या फिर डी
पी साईनाथ। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। आज डॉक्टर वर्गीज कुरियन की पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 2012 में उनका निधन हो गया था। वो स्वतंत्र भारत के उन गिने चुने लोगों में थे जिन्होंने देश के आर्थिक विकास, कृषि, रोजगार, सहकारिता आंदोलन को मजबूती देने में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया था। 1965 से 1998 तक वे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के संस्थापक अध्यक्ष थे। वे भारतीय श्वेत क्रांति यानी फ्लड रिवॉल्यूशन के जनक थे, जिससे भारत को विश्व के सबसे बड़े दूध उत्पादक के रूप में उभरने में मदद मिली थी। 1960 के दशक में डॉक्टर कुरियन ने ऑपरेशन फ्लड नाम से एक परियोजना की शुरुआत की थी और 25 वर्षों तक चलने वाली इस परियोजना में 1700 करोड़ रुपए के निवेश के माध्यम से ऑपरेशन फ्लड ने प्रतिवर्ष 55,000 करोड़ रुपए मूल्य तक भारत में दूध उत्पादन को बढ़ाने में मदद दिया था, जो विश्व के किसी अन्य विकास कार्यक्रम द्वारा प्राप्त दुग्ध उत्पादन से कहीं अधिक था। डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने 1979 में धारा ब्रांड को लॉन्च करके खाद्य तेलों के व्यवसाय में भी क्रांति ला दी थी। तिलहन उत्पादकों की सहकारी परियोजनाओं से उत्पादकों और तेल के उपभोक्ताओं के बीच एक सीधा संपर्क स्थापित करने के लिए यह काम किया गया, जिससे बिचौलियों की भूमिका घटे। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य तेल की कीमतों में स्थिरता लाना, खाद्य आयातों पर भारत की निर्भरता को कम करना और उत्पादन में वृद्धि के लिए तिलहन उत्पादकों को प्रोत्साहित करना था। डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने अपने कार्यकाल के दौरान अपनी बहुआयामी भूमिका के चलते कई पुरस्कार प्राप्त किए, जिनमें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण पुरस्कार, कृषि रत्न पुरस्कार, वॉटेलर शांति पुरस्कार और कार्नेगी फाउंडेशन पुरस्कार के साथ ही वर्ल्ड फूड प्राइज भी शामिल है। क्षय रोग अथवा तपेदिक या ट्यूबरकुलोसिस, जिसे संक्षेप में टीबी कहते हैं, इसके संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, यानी आपको गलत कथन चुनना है। आपके ऑप्शंस हैं ए, ये एक संक्रामक रोग है, बी, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, सी, हर साल हम 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाते हैं, अथवा ऑप्शन डी, निक्षय 2.0 पहल के माध्यम से टीबी के इलाज में लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ शिकायत किया जा सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी डी में दिया गया कथन गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश से 2025 तक टीबी उन्मूलन के मिशन पर बल देने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया। साथ ही राष्ट्रपति मुर्मू ने निक्षय 2.0 पहल की भी शुरुआत की। निक्षय एक वेब पोर्टल है जो उपचाराधीन टीबी मरीजों को विभिन्न प्रकार का समर्थन उपलब्ध कराने के इच्छुक दानदाताओं के लिए एक मंच है, यानी इसके माध्यम से आप टीबी रोगियों को ज़रूरी दान दे सकते हैं। बता दें कि क्षय रोग या इसे तपेदिक भी कहते हैं, अंग्रेजी में ट्यूबरकुलोसिस या संक्षेप में टीबी भी कहते हैं, ये फेफड़ों से जुड़ा एक गंभीर संक्रमण है। इसका प्रसार खांसने या छींकने पर हवा में छोड़ी गई छोटी छोटी बूंदों से होता है, यानी ये एक संक्रामक रोग है। 24 मार्च 1882 को डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने टीबी के कारक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया की खोज की थी। इसलिए हर साल हम 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाते हैं। इसका उद्देश्य टीबी के विनाशकारी स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक परिणामों के बारे में लोगों को जागरूक करना और वैश्विक टीबी महामारी को समाप्त करने के लिए प्रयासों को तेज करना है। गौरतलब है कि भारत ने 2025 तक देश में टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है, जबकि एसडीजी लक्ष्यों में साल 2030 तक टीबी को समाप्त किए जाने की बात कही गई है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं ए, वोल्कर तुर्क, बी, अल्पेश मिस्त्री, सी, चिंगम ढोला अथवा डी, फूमियो किशिदा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी वोल्कर तुर्क को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। व्याख्या देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने ऑस्ट्रिया के वोल्कर तुर्क को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र महासभा की मंजूरी के बाद की गई है। इस समय वे वैश्विक नीति बनाने में सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में अवर महासचिव के रूप में काम कर रहे हैं। इससे पहले वे जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग में सहायक उच्च आयुक्त थे। श्री वोल्कर तुर्क ने शरणार्थियों पर ऐतिहासिक वैश्विक समझौते को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई थी। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एथलीट
ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2022 जीतने वाला पहला भारतीय बन गया है? ऑप्शंस हैं ए हिमा दास, बी नीरज चोपड़ा, सी सेखोम मीराबाई चानू अथवा डी अविनाश साबले। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी नीरज चोपड़ा। व्याख्या देख लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड में ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2022 जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नीरज चोपड़ा ने दूसरे थ्रो में 88.44 मीटर भाला फेंक कर डायमंड लीग ट्रॉफी जीत ली। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 9 सितंबर को हिमालय दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की थी? विकल्प हैं ए जम्मू एवं कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी सिक्किम अथवा डी उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी उत्तराखंड ने हिमालय दिवस मनाने की शुरुआत की थी। व्याख्या देख लेते हैं। भारत के उत्तराखंड में 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। हिमालय के संरक्षण, पर्यावरण और पर्यटन के महत्व को दर्शाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इसे राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा 2015 में आधिकारिक तौर पर हिमालय दिवस के रूप में घोषित किया गया था। इस वर्ष हिमालय दिवस की थीम हिमालय एक जलवायु नियंत्रक रखी गई है। यहाँ आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तराखंड में ही हिमालय दिवस मनाया जाता है, तमाम अन्य पड़ोसी राज्यों में भी मनाया जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत उत्तराखंड में की गई थी। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर यानी 5वें प्रश्न की ओर। साइबोर्ग कॉकरोच के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये एक तरह के रोबोटिक कीड़े होते हैं जो शहरी प्राकृतिक आपदा के बाद खोज एवं बचाव मिशन में मददगार साबित हो सकते हैं। दूसरा, चूंकि इन्हें कीट और मशीनों से मिलकर बनाया गया है इसलिए इन्हें साइबोर्ग नाम दिया गया है। ऑप्शंस है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी प्रश्न में दिए गए दोनों कथन सत्य हैं। नजर डालते हैं व्याख्या पर। साइबोर्ग कॉकरोच सौर पैनल से जुड़ी बैटरी से लैस और रिमोट संचालित होते हैं। इन साइबर कॉकरोचों को वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने तैयार किया है। चूंकि इन्हें कीट यानी कॉकरोच और मशीनों से मिलकर बनाया गया है इसलिए इन्हें साइबोर्ग नाम दिया गया है। साइबोर्ग कॉकरोच न केवल पर्यावरण की निगरानी करेंगे बल्कि शहरी प्राकृतिक आपदा के बाद खोज और बचाव मिशन में भी मदद करेंगे। बटन दबाकर कॉकरोच के संवेदी अंगों में बिजली प्रवाहित की जाती है। इससे कॉकरोच बाएं या दाएं चलने लगते हैं। बिजली प्रवाह के लिए बैटरी की आवश्यकता होती है जो सोलर पैनल से जुड़ी होती है। इससे कॉकरोच को लंबे समय तक गति मिलती है। ये दुर्गम जगहों पर भी खोज और बचाव मिशन में अनवरत काम करने में सक्षम होते हैं। युद्धपोत तारागिरी जो सुर्खियों में है निम्नलिखित में से किस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं ए प्रोजेक्ट 75, बी प्रोजेक्ट 35B, सी प्रोजेक्ट 17A या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। प्रोजेक्ट 17A युद्धपोत तारागिरी को 11 सितंबर 2022 को मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में लॉन्च किया गया। एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। गढ़वाल में हिमालय पर्वत श्रृंखला के नाम पर इस युद्धपोत को तारागिरी नाम दिया गया है और यह प्रोजेक्ट 17A श्रेणी में 5वां युद्धपोत है। ये जहाज P-17 फ्रिगेट्स यानी शिवालिक क्लास का उन्नत संस्करण है जिनमें बेहतर स्टील्थ फीचर्स, अत्याधुनिक हथियार, सेंसर और प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम है। P-17A जहाजों को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा इन हाउस डिजाइन किया गया है जो राष्ट्र की सभी युद्धपोत डिजाइन गतिविधियों के लिए अग्रणी संगठन है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश के अटूट प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए प्रोजेक्ट 17A जहाजों के उपकरण और प्रणाली के 75% ऑर्डर MSME सहित स्वदेशी फर्मों को दिए जा रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। विनोबा भावे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, विनोबा भावे को 1958 में अंतर्राष्ट्रीय रेमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दूसरा, विनोबा भावे को मरणोपरांत 1983 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों या फिर डी न तो एक न ही दो।
इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। आचार्य विनोबा भावे संत, समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी और गांधी जी के अनुयायी थे। 11 सितंबर को इनकी जयंती थी, यानी बर्थ एनिवर्सरी थी। इनका सबसे बड़ा काम भूदान आंदोलन है, जिसकी विश्व स्तर पर काफ़ी तारीफ की गई। इन्होंने ग्राम दान में भी बहुत बड़ा योगदान किया। सामुदायिक नेतृत्व के लिए 1958 में अंतर्राष्ट्रीय रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले वह पहले व्यक्ति थे। 1983 में मरणोपरांत उनको देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। उनका निधन 15 नवंबर 1982 को हुआ था। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। संघाई सहयोग संगठन के बारे में असत्य कथन कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं। ए, यह एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है, यानी परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। बी, द हेड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल इसकी सर्वोच्च निर्णय निर्माण इकाई है। सी, एससीओ का रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर यानी रैट्स ताशकंद में स्थित है। या फिर डी, एससीओ का चार्टर सेंट पीटर्सबर्ग में अपनाया गया था। इसका उत्तर है बी। व्याख्या देखते हैं। संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री 15 और 16 सितंबर को उज्बेकिस्तान दौरे पर रहेंगे। एससीओ में 9 सदस्य देश हैं। इसकी सर्वोच्च निर्णय निर्माण इकाई द हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल है, न कि द हेड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल। संघाई सहयोग संगठन एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है। भौगोलिक क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से यह दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है। एससीओ यूरेशिया के लगभग 60% क्षेत्र, विश्व जनसंख्या का 40% और ग्लोबल जीडीपी के 30% से अधिक को कवर करता है। एससीओ का पूर्व संगठन संघाई 5 है। संघाई 5 का गठन 1996 में चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान के बीच आपसी सुरक्षा समझौते के साथ हुआ था। 15 जून 2001 को इन राष्ट्रों और उज्बेकिस्तान के नेताओं ने नए संगठन की घोषणा करने के लिए मुलाकात की और संघाई सहयोग संगठन की स्थापना की। एससीओ के चार्टर पर 7 जुलाई 2002 को हस्ताक्षर किए गए थे और यह सेंट पीटर्सबर्ग में एडॉप्ट किया गया था। यह चार्टर 19 सितंबर 2003 को लागू किया गया। संघाई 5 में 5 देश थे, लेकिन संघाई सहयोग संगठन में उस समय 6 देश शामिल हुए और वर्तमान में अब ईरान के बाद इसमें 9 देश शामिल हो चुके हैं। भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके पूर्ण सदस्य बने थे। हाल ही में भारत में प्रसिद्ध चित्रकार रोडाल्फो वेगा अविडो की कलाकृतियों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। ये किस देश से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं। ए, पेरू, बी, चिली, सी, पैराग्वे या फिर डी, अल साल्वाडोर। इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और अल सल्वाडोर के दूतावास के सहयोग से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने हाल ही में एल सल्वाडोर के प्रसिद्ध चित्रकार रोडाल्फो वेगा अविडो के कला चित्रों की प्रदर्शनी का आयोजन किया है। प्रसिद्ध चित्रकार रोडाल्फो वेगा अविडो की उपस्थिति में विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी नई दिल्ली में IGNCA वीथिका में इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। हाल ही में नगा मिर्च महोत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया? ऑप्शंस हैं। ए, सिक्किम, बी, मणिपुर, सी, नागालैंड अथवा डी, मेघालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, नाम से ही जाहिर हो रहा है। व्याख्या देख लेते हैं। बीते 10 सितंबर को नागालैंड की राजधानी कोहिमा में अपने किस्म के पहले नगा मिर्च महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। यह महोत्सव बागवानी विभाग की ओर से प्रायोजित किया गया था। बता दें कि कोहिमा जिले के सीए हामा में उपजाई जाने वाली मिर्च बेहतरीन किस्म की होती है। मिर्च महोत्सव का आयोजन इसके उत्पादन और बिक्री को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। COP27 के संबंध में यानी COP27 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, COP27 का आयोजन इस साल नवंबर में किया जाएगा। दूसरा, इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। ऑप्शंस हैं। ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों अथवा डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल कथन 1 सत्य है, कथन 2 गलत है। कैसे गलत है, इसके लिए देखना होगा व्याख्या को। चलिए देख लेते हैं। हाल ही में साइप्रस इंस्टीट्यूट के क्लाइमेट एंड एटमॉस्फेयर रिसर्च सेंटर और मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर केमिस्ट्री ने मिलकर एक जलवायु अध्ययन किया है।
इस नए जलवायु अध्ययन में पता लगा है कि पश्चिम एशियाई क्षेत्र वैश्विक औसत से लगभग 2 गुना गर्म हो रहा है। इसका लोगों और अर्थव्यवस्थाओं पर विनाशकारी प्रभाव पड़ने की आशंका है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि क्षेत्र के 40 करोड़ से अधिक लोग अत्यधिक गर्मी, लंबे समय तक सूखे और समुद्र के स्तर में वृद्धि का सामना कर रहे हैं। तेल से समृद्ध क्षेत्र में पिछले कई सालों में यूरोपीय संघ से भी अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्रोत बन रहा है। अध्ययन में पश्चिम में ग्रीस और मिस्र से लेकर लेबनान, सीरिया और इराक तक और खाड़ी के राज्यों बहरीन, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात के साथ साथ पूर्व में ईरान तक फैले क्षेत्र को शामिल किया गया है। गौरतलब है कि इस साल नवंबर में मिस्र में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन पर 27वें सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। यानी ये संयुक्त अरब अमीरात में नहीं बल्कि मिस्र में किया जाएगा। लगभग 200 देशों के प्रतिनिधि मिस्र के लाल सागर रिसोर्ट शहर शर्म अल शेख में मिलेंगे ताकि 2015 के पेरिस समझौते को लागू कराया जा सके। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य में देश के सबसे बड़े रबर बांध का उद्घाटन किया गया? ऑप्शंस हैं ए जम्मू एवं कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी सिक्किम अथवा डी बिहार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी देश का सबसे बड़ा रबर बांध बिहार में उद्घाटन किया गया है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में विष्णुपद मंदिर के पास फल्गु नदी पर देश के सबसे बड़े रबर बांध का उद्घाटन किया। बता दें कि रबर बांध 17 मिलीमीटर मोटे रबर से बना है और ये बांध 400 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा है। बताया जा रहा है कि यह बुलेट प्रूफ है और 100 साल तक चलेगा। करीब 312 करोड़ की लागत वाले इस बांध का निर्माण ऑस्ट्रिया की रुबीना कंपनी ने हैदराबाद की नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी के सहयोग से IIT रुड़की के विशेषज्ञों की सलाह पर किया है। ये रबर बांध फल्गु नदी में साल भर पानी रखेगा और विशेष परिस्थितियों में इससे पानी छोड़ने की भी व्यवस्था की गई है। इससे लोगों को स्नान करने, पिंडदान करने और तर्पण करने में सुविधा होगी क्योंकि यह गया इलाके में है। फाल्गु नदी के बारे में आपको बताएं तो ये झारखंड के पलामू जिले से निकलती है और अंत में पुनपुन नदी में मिल जाती है। ये नदी बिहार के पवित्र शहर गया से होकर गुजरती है और हिंदू और बौद्ध धर्मों में इसका महत्व है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में सुर्खियों में रहा मिनटमैन 3 मिसाइल किस देश से संबंधित है? विकल्प हैं ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी भारत अथवा डी चीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी ये अमेरिका से संबंधित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में यूएस एयरफोर्स ग्लोबल स्ट्राइक कमांड ने मिनटमैन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। मिनटमैन 3 मिसाइल अमेरिकी वायुसेना ग्लोबल स्ट्राइक कमांड में शामिल स्ट्रेटेजिक डिटरेंस फोर्स का हिस्सा है। इसका पूरा नाम LGM-30G मिनटमैन 3 है। यह परमाणु हमला करने में सक्षम अमेरिका की सबसे ताकतवर मिसाइलों में से एक है। इसकी रेंज 10,000 किलोमीटर है और ये एक रणनीतिक हथियार प्रणाली है जो अंतरद्वीपीय रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करती है। बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर यानी आज के अंतिम प्रश्न की ओर इस एपिसोड के। पर्वत प्रहार युद्धाभ्यास के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये युद्धाभ्यास भारत और नेपाल के बीच आयोजित किया जा रहा है। दूसरा, इसे भारत के लद्दाख में आयोजित किया जा रहा है। विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी केवल कथन 2 सत्य है, कथन 1 गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय सेना लद्दाख में पर्वत प्रहार युद्धाभ्यास कर रही है। इस युद्धाभ्यास के जरिए सेना ने पहाड़ी इलाकों में युद्ध के लिए अपनी तैयारियों को परखा। 20 दिन तक चलने वाली भारतीय सेना की एक्सरसाइज चीन या पाकिस्तान की हरकतों से निपटने की तैयारी का हिस्सा है। इंस्पायर अवार्ड्स मानक किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए पर्यावरण और पारिस्थितिकी, बी ऊर्जा सुरक्षा, सी विज्ञान प्रौद्योगिकी या फिर डी कला और संस्कृति। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वावधान में इंस्पायर अवार्ड्स मानक के लिए 9वीं राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी और परियोजना प्रतियोगिता का उद्घाटन हाल ही में नई दिल्ली में हुआ। यह विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है। वर्ष 2020-21 के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 6.53 लाख आइडियाज प्राप्त हुए, जिनमें से 556 को प्रदर्शनी के लिए चुना गया।
इन नवाचारों यानी इनोवेशंस में शीर्ष 60 को 16 सितंबर 2022 को पुरस्कृत किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी और परियोजना प्रतियोगिता यानी NLEPC वार्षिक इंस्पायर अवार्ड्स मानक यानी मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज के तहत एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से लागू की गई एक प्रमुख योजना है और यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का एक स्वायत्त निकाय है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। राष्ट्रीय खेल विकास कोष ने भारत में खेलों के विकास के लिए किस महारत्न कंपनी के साथ ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शंस हैं A ONGC, B इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, C कोल इंडिया लिमिटेड या फिर D NTPC। इसका उत्तर है D। व्याख्या देखते हैं। भारत के केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री और केंद्रीय विद्युत और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री की मौजूदगी में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के खेल विभाग के राष्ट्रीय खेल विकास कोष ने भारत में खेलों के विकास के लिए नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के 2 उपक्रमों यानी PSUs NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन फाउंडेशन और REC यानी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम फाउंडेशन के साथ एक ऐतिहासिक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अगले 5 सालों में NTPC द्वारा 115 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी और इससे भारत में तीरंदाजी को समर्थन दिया जाएगा। REC फाउंडेशन ने महिला हॉकी, एथलेटिक्स और बॉक्सिंग को समर्थन देने के लिए 3 वर्षों में 100 करोड़ रुपए की राशि देने की भी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। NSDF को ये समर्थन कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से मिला है। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। भारत के अटॉर्नी जनरल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इस पद का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। दूसरा, अटॉर्नी जनरल को उसके पद से उसी प्रकार हटाया जा सकता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों या फिर D न तो 1 न ही 2। इसका उत्तर है A। व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत अटॉर्नी जनरल एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है यानी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और इसी पद पर अब वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी एक बार फिर से आसीन होंगे। वह भारत के नए और 16वें अटॉर्नी जनरल बनेंगे। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी के वेणुगोपाल हैं जो 30 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वेणुगोपाल को वर्ष 2017 में भारत का 15वां महान्यायवादी नियुक्त किया गया था। उन्होंने मुकुल रोहतगी का स्थान लिया था। मुकुल रोहतगी इससे पहले जून 2014 से जून 2017 तक भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के पद पर रह चुके हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा। महान्यायवादी की योग्यता भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के जितनी होगी और भारत का महान्यायवादी ही भारत सरकार का प्रमुख वकील होता है और वही भारत सरकार को मुख्य कानूनी सलाह भी देता है। इस लिहाज से देश में कानून का शासन स्थापित करने में उसकी अहम भूमिका होती है। भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है और राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को किसी भी समय हटाया जा सकता है। पद से हटाने का कोई निश्चित आधार निर्धारित नहीं है। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है कि महान्यायवादी को उसी तरीके से हटाया जा सकता है जिस तरीके से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। भारत में चुनावी प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारत में चुनाव चिन्ह आदेश 1972 में जारी किया गया था। दूसरा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29 क के अंतर्गत सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार प्रत्येक राजनीतिक दल को अपने नाम, प्रधान कार्यालय, पदाधिकारियों, पते, पैन में किसी भी प्रकार के बदलाव की सूचना चुनाव आयोग को बिना किसी विलंब के देनी होती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों या फिर D न तो 1 न ही 2। इसका उत्तर है बी। व्याख्या देखते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग ने हाल ही में 253 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों यानी RUPP को निष्क्रिय घोषित कर उन्हें चुनाव चिन्ह आदेश 1968 का लाभ उठाने से रोका है। चुनाव चिन्ह आदेश 1968 में आया था, न कि 1972 में।
86 और निष्क्रिय पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल यानी RUPP सूची से हटाए गए हैं और चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के अंतर्गत लाभ वापस लिए गए हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29 क के अंतर्गत सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार प्रत्येक राजनीतिक दल को अपने नाम, प्रधान कार्यालय, पदाधिकारियों, पते, पैन में किसी भी प्रकार के बदलाव की सूचना आयोग को बिना किसी विलंब के देनी होती है। तो ये स्टेटमेंट सही है। अब बात करते हैं आज के 5वें और अंतिम सवाल की। नारी कुरवर और कुरुविकर्ण समुदाय को केंद्र सरकार ने अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया है। ये किस राज्य से संबंधित हैं? आपके ऑप्शंस हैं A केरल, B कर्नाटक, C तमिलनाडु या फिर D आंध्र प्रदेश। इसका उत्तर है C। व्याख्या देखते हैं। 5 राज्यों के कुछ समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए भारत के महापंजीयक से सलाह करने और अंतर मंत्रालयी विमर्श के बाद मंत्रिमंडल के समक्ष रखे गए प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु के पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले नारी कुरवर और कुरुविकर्ण को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो ये दोनों तमिलनाडु से संबंधित हैं। वहीं कर्नाटक के बेट्टा कुरुबा को यह दर्जा दिया गया है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के हट्टी समुदाय, छत्तीसगढ़ के धनुवार और कोडाकू समुदाय को भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दिया गया है।